बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गरीब लड़की थी। हमारे पास खाने को पैसे ना होते थे। हमारा बाप मर चुका था और भाई कोई नहीं था। बहनों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी। वालदा ने कहा, बहनों की जहेज ना दिया तो रिश्ता टूट जाएगा। जहाँ मैं नौकरी करती थी वहाँ 4 लड़कों ने मुझे रात गुजारने के लिए 1 लाख रुपए की ऑफ़र की। मैं वहाँ चली गई। जब चारों लड़कों ने मेरे जिस्म से हवस पूरी कर ली तो उनका पांचवा दोस्त भी आ गया। जैसे ही कमरे में आया तो उसे देखकर मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि हालात इंसान को वो सब करने पे मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। या यूं कहिए कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशात इंसान को ख़त्म कर देती हैं। और मैं भी ना तमाम होने वाली ख्वाहिशात के सफ़र पर निकल पड़ी थी। मैं रात 1 बजे से इस छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और मुझे पूरी खुशी से इन्हें वक्त देना था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। ये सब मैं एक भारी कीमत के अवज़ खा रही थी। इससे पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं होता था। मेरी जिम्मेदारियाँ और मेरे घर वालों की ख्वाहिशात मुझे इस मकाम पर ले आई थी जहाँ मैंने 4 लड़कों के साथ रात गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहाँ मुझे ये फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। जैसे ही पांचवा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर इसकी चीखें निकल गई। वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम सुनहरा था। मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग मास्टर्स करके भी डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब मैंने नौकरी की तलाश के लिए घर से कदम निकाला था। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक लंबी सी लाइन लगी होती जो अपनी बारी के मुंतज़िर होते। ऐसे में मुझ जैसी लड़की की नौकरी कहाँ हो सकती थी, जिसके पास ना ही तजर्बा था और ना ही कोई बड़ी डिग्री। मगर नौकरी ढूंढना मेरी अव्वलीन ज़रूरत और तरजीह बन चुका था, क्योंकि वालिद के इंतकाल ने हमारी कमर तोड़ दी थी। वालिद घर में वाहद कमाने वाले थे और हम 3 बहनें बिन ब्याही घर में मौजूद थीं। मेरी बड़ी बहन ने कोई तालीम हासिल नहीं की थी, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी इसके बजाय मेरे कंधों पे आ गई थी। मैं घर से बाहर निकली तो होश ठिकाने आ गए मेरे। मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया कि वालिद कितने जतन करके हमारे लिए रोटी कमाते थे। मैं हमेशा ही वालिद से इस बात पे नाराज़ रहती कि वो हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं करते। मेरी नाराज़गी पर वालिद का चेहरा हमेशा उतर जाता। बड़ी मोहब्बत से मुझे पुकार कर कहते, सुनहरा तुम फिक्र नहीं करो, एक दिन के भाग भी जाग ही जाएंगे। लेकिन मुझे वो दिन अपनी किस्मत में आता नज़र नहीं आ रहा था। फिर एक रात वालिद नींद में ही खुदा को प्यारे हो गए, और जब हम पर यह बात खुली कि वालिद हमारे दरमियान ही रहे, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि वालिद हमारे लिए किस कदर अहम थे। जब तक वो हमारे सरों पे मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नज़रों और रोटी जैसी बुनियादी ज़रूरत से तो हम महरूम नहीं थे। वालिद के इंतकाल के कुछ ही दिन बाद तक तो रिश्तेदारों ने और ख़ानदान वालों ने हमारी मदद की, लेकिन आस्ता आस्ता सभी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए। आज के दौर में कौन किसका पेट पाल सकता है। मजबूरी मुझे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा। मुझे समझ आ गया कि औरत के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किसी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली थी। हर कंपनी के बाहर हज़ारों नौजवान पहले से ही खड़े होते। मैंने स्कूलों का रुख किया तो ये देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई कि आधे दिन से भी ज़्यादा काम करने की एवज़ सिर्फ़ और सिर्फ 6,000 रुपये मिल रहे थे, जिसमें घर के बिल ये दाव पाते। इसमें भी हर स्कूल वाले मुझसे मेरा तजर्बा पूछते। मेरा मुंह खाली रह जाता। वो तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी ना मिली। तो मेरी एक दोस्त के भाई के तवस्सुत से मुझे एक पिज़्ज़ा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। ये शहर के एक पोश इलाके में बना हुआ पिज़्ज़ा हाउस था, जहाँ हर वक्त मर्दों का रश रहता। काले रंग का चुस्त सा पेंट कोट मेरे हवाले कर दिया गया, जिस पर पिज़्ज़ा हाउस का नाम लिखा हुआ था।
और मुझे अगले दिन ही नौकरी पर बुला लिया गया। इस नौकरी के बड़े अजीबो गरीब से तकाजे थे जो पूरे करने थे। इन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के नाम पे चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे से बाल कंधों पर फैले हुए होते और वो बहुत सा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी होती। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर घर वापस लौट आई। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे ये नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। वालिद की मौजूदगी में तो कभी बिला ज़रूरत घर से निकलने की नौबत ही पेश नहीं आई थी। और पिज़्ज़ा हाउस मैं तो इतने सारे मर्दों के दरमियान इतना तंग लिबास पहन के खड़े होना मेरे लिए एक नहायत ही कठिन मरहला था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा लेती है। मैं वहाँ से वापस घर आई तो मेरी वालदा दरवाजे पे खड़ी परेशान मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आने लगे थे। मैंने वालदा से कहा कि इद्दत के दिनों में वो दरवाजे तक क्यों चली आई, तो वालदा रोते हुए कहने लगी कि बेटा, बिजली के मीटर वाले आए थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी। वालदा की बात सुन के मेरा दिल थक सा रह गया था। गर्मी ज़ोरों पे थी और ऐसे में बगैर बिजली के गुजारा बहुत ही मुश्किल था। पिछले 3 महीने से हम बिल अदा नहीं कर पाए थे और शायद इसीलिए हमारी बिजली काट दी गई। वालदा के आंसुओं ने मेरे लिए फ़ैसले को बहुत आसान कर दिया था। मैंने वालदा को गले लगाया और उन्हें बताया कि मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पे जाना है। वालदा ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, अब तुम ही मेरा वाहद बाजू हो और तुम्हें ही अपनी दोनों बहनों की शादियाँ भी करनी हैं। वालदा ने भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाल दी और मैं सोच रही थी कि मैं ये जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन मुझे ही ये फ़र्ज़ निभाना था। वालदा तो पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली, कि मैं इन्हें नहीं बताना चाहती थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है। इसे मैंने वालदा से कह दिया कि एक बड़ी सी कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का वक्त दोपहर 3 बजे से 11 बजे तक है। और ये बात मैंने बड़ी मुश्किल से वालदा को बताई थी। मेरी नौकरी का वक्त जानकर वालदा हैरत से मेरी तरफ देखने लगी कि ये कौन सी कंपनी है जहाँ दोपहर 3 बजे बुलाया गया है। मैंने झूठ कह दिया कि एक मल्टी इंटरनेशनल कंपनी है जो 24 घंटे चलती है। इस वक्त हमें पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि वालदा के मज़ीद सवालात करने के बजाय मुझे तरक्की की दुआएं दे दी और अगली दोपहर 2 बजे ही पिज़्ज़ा हाउस के लिए मैं रवाना होगी। मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी किस्मत मुझे कहाँ से कहाँ ले जाने वाली है। मैंने अपना लिबास आकर तब्दील किया। मैनेजर ने मुझे पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे के करीब ही खड़ा कर दिया और कहने लगा कि आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम हर आते जाते को अदब से वेलकम करोगी। और साथ ही मुझे डांट कर कहा, ये कैसे मुंह उठाकर आ गई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा सी हो गई थी, क्योंकि मेरे पास तो मेकअप ही नहीं था। वहाँ मौजूद एक दूसरी लड़की ने मेकअप से मेरी गहरी सी सुर्खी लगाई। वो बड़ी तेज़ी से मेरे चेहरे पे अपना हाथ चला रही थी और उसके बाद जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं हैरान हो गई। मुझे मालूम था कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरा रंग भी बहुत साफ़ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद मैं पूरी तरह निखर गई थी। मैं खुद को आईने में देख रही थी जब वो लड़की कहने लगी, ये लोग खूबसूरती देखकर ही तो यहाँ रखते हैं, वरना काम करने को तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। मैं जान गई थी ये नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि मेरी खूबसूरती की वजह से मिली थी। नौकरी का ये पहला दिन मेरे लिए बहुत ही भारी था। मैं 3 बजे से अपने दरवाजे पे खड़े आने जाने वाले मर्दों औरतों को वेलकम कह रही थी। यहाँ औरतों की तादाद कम ही आती थी, ज़्यादातर तो मर्द ही आते थे। रात गए तक मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका था और अभी मुझे वापस बसों के धक्के खाते हुए घर भी पहुंचना था। 12-1 के करीब मैं घर पहुंची थी। वालदा मेरे इंतज़ार में जाग रही थी। मैंने वालदा के साथ बैठकर खाना खाया और फ़ौरन ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे वालिद की बहुत याद आ रही थी। वालिद मेरे सबसे ज़्यादा नखरे उठाया करते थे, फिर भी मैं हमेशा उनसे किसी न किसी तरह किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ़ से तड़पते तड़पते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन फिर दोपहर के 2 बजे घर से निकली। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया था बल्कि एक ऑर्डर लेने का काम दिया गया। ये काम मुझे थोड़ा आसान सा लगा क्योंकि कुछ ही देर में
اندازہ ہو گیا یہ کام بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ میں جس کے پاس بھی آرڈر لینے جاتی ان میں سے اکثر مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے اور مسکراتے، بدلے میں بھی مجھے بھی مسکرا کر تبادلہ کرنا پڑتا کیونکہ یہ میری نوکری کا تقاضا تھا۔ جان بوجھ کر آرڈر دینے میں کافی وقت لگاتے اور کبھی کبھی تو آرڈر دیتے وقت اس قدر قریب آ جاتے کہ میرا سانس رکنے لگتا۔ یہ پیزا ہاؤس مجھ جیسی ویٹر کی وجہ سے چل رہا تھا۔ اس بات کا مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں آنے والے زیادہ تر مرد ویٹر کی وجہ سے آتے ہیں۔ دن کے دن سے گزر رہے تھے اور مجھے یہاں نوکری کرتے کرتے 1 مہینہ گزر گیا۔ اس 1 مہینے میں کافی کچھ ایسا ہوا جو میرے لیے بہت عجیب تھا۔ مردوں کی عجیب عجیب نگاہیں، آرڈر دینے کے بہانے قریب آنا اور میں نے خیز جملوں کو تبادلہ کرنا۔ لیکن اس نوکری کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ تنخواہ سے ہٹ کر اس 1 مہینے میں مٹی سے بھی کافی پیسے جمع ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں پیسوں سے بجلی کا بل ادا کر لیا۔ آہستہ آہستہ میں پیزا ہاؤس کے ماحول میں کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ 4 لڑکے روز شام کو آتے اور سب سے آخری والے ٹیبل پر بیٹھ جاتے۔ وہ ٹیبل میرے حصے میں تھی اور روزانہ میں ہی اس کے پاس آرڈر لینے کے لیے جاتی۔ وہ چاروں 24 سے 25 سال کے نوجوان تھے۔ وہ مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ آج بھی میں ان کے پاس آرڈر لینے کے لیے گئی تھی۔ ان میں سے ایک پوچھنے لگا، تم یہاں بہت مجبوری میں نوکری کرتی ہو نا؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے فوراً ہی اپنا کارڈ نکال کر میرے آگے رکھا اور کہنے لگا، تم بہت ہی شریف لڑکی لگتی ہو۔ اگر کبھی کسی مدد کی ضرورت پڑے تو یاد کر لینا۔ بنا سمجھے میں نے وہ کارڈ اٹھا کر اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا تو مسکرا اٹھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا۔ روز ہی میں ان کا آرڈر لینے جاتی اور ان میں سے کوئی نہ کوئی مجھ سے کوئی سوال پوچھ لیتا۔ روزانہ ہونے والے اس ملاقات کی وجہ سے ہمارے درمیان تھوڑی سی بے تکلفی آ گئی تھی۔ دوسرا مہینہ بھی ایک پلک جھپکتے گزر گیا۔ پھر والدہ نے ایک دن مجھے بتایا کہ بڑی بہن کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا اور ان لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ والدہ کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی کیونکہ ابھی تو میں نے گھر کا خرچہ ہی اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا۔ شادی کی ذمہ داری کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ والدہ کہنے لگی، تو اپنی کمپنی میں سے لون لے لے۔ کتنی بڑی کمپنی ہے، لاکھ روپیہ لون مل گیا تو تیری بہن کی اچھے سے شادی ہو جائے گی۔ میری بڑی بہن جو ابھی 24 سال کی ہو رہی تھی اور والدہ اس کی طرف سے بہت پریشان تھی۔ اب میں والدہ کو کیا بتاتی کہ میں تو پیزا ہاؤس پہ معمولی سی نوکری کر رہی ہوں، لاکھ روپے مجھے کہاں سے ملتے؟ والدہ نے جب مجھے یہ کہا کہ میں نے ان کو کسی جواب کا جواب نہ دیا، لیکن والدہ کی آنکھوں میں مجھے چمکتی ہوئی امید صاف دکھائی دے رہی تھی۔ والدہ کو یقین تھا کہ مجھے کمپنی سے لون مل جائے گا اور میں سوچ رہی تھی کہ میرے جھوٹ نے مجھے کہاں پھنسا دیا۔ اگلے دن نوکری پر بہت پریشان رہی۔ اگلے دن اب میں سارا وقت پریشان رہتی رہی اور یہ بات میرے ساتھ کام کرنے والی لڑکی نے نوٹ کر لی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کیا بات ہے زنیرہ، آج تم بہت زیادہ ہی پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ بڑی بہن کی شادی ہے اور میرے پاس پیسے بالکل بھی نہیں ہیں۔ میری بات سن کر کہنے لگی، تو اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، سادگی سے رخصت کر دو۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اتنا مسئلہ بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ گھر آ کر میں نے والدہ کو یہی مشورہ دیا کہ وہ سادگی سے بہن کی رخصتی کر دے، لیکن میری بات سن کر وہ کہنے لگی، ہر کسی کو ہمارے مسائل کا علم نہیں ہے۔ لڑکے والوں نے پہلے ہی جہیز کے نام پر ایک لمبی سی لسٹ تھما دی ہے اور اگر میں نے خالی ہاتھ تیری بہن کو رخصت کر دیا تو اس کے سسرال والے زندگی بھر اسے باتیں سناتے رہیں گے۔ والدہ کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ ایک ایسی جگہ باجی کی شادی کرنے کی کیا ہی ضرورت ہے۔ میری بات سن کر والدہ ناراض ہو گئی اور کہنے لگی، اللہ اللہ کر کے تیری بہن کو ایک اچھی جگہ رشتہ آیا ہے اور تم اس میں بھی نقص نکار رہی ہو۔ اگر آج تمہارا والد زندہ ہوتا نا تو مجھے تیری منت نہ کرنی پڑتی، وہ خود ہی اپنی بیٹی کے لیے کیسے بھی کر کے رقم جمع کر لیتا۔ والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور ان کی بات نے میرا دل بھی دکھا دیا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اگر والد زندہ ہوتے تو وہ کسی بھی طرح پیسے جمع کر لیتے۔ میں نے والدہ کو گلے لگایا اور ان سے وعدہ کر لیا کہ میں جلدی پیسوں کا انتظام کر لوں گی۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اتنے سارے پیسے مجھے کہاں سے ملیں گے۔ والد کا سارا واقعہ اولاد کے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہوتا ہے۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی اولاد کو زندگی کے ساتھ سکھ دیتا ہے اور میرے لیے اپنے والد کی جگہ لینا بہت ہی مشکل تھا۔
दिन यूं ही परेशानी के आलम में गुजर रहे थे। मैंने पिज़्ज़ा हाउस के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नज़रों से उन्होंने मुझे देखा, मैं खुद ही ज़मीन में गड़ गई थी। लड़के अब भी रोज़ाना पिज़्ज़ा हाउस आते और मैं इनका आर्डर लेने गई तो उनमें से एक ने कहा, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल भी उतरा हुआ है। इसकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बार बार इसरार करने लगा कि मैं इसे अपनी परेशानी बताऊं। ना चाहते हुए भी मैंने इसे अपना सारा मसला बता दिया, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे ही शख्स की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयान कर सकूं। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कहने लगा, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं? आपको अपना कार्ड इसीलिए तो दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर लें। मैं इन्हीं हैरत से इनके चेहरे को देखने लगी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो 4 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते थे, लेकिन इन चारों ने फ़ौरन ही मुझे लाख रुपए की पेशकश कर दी। मैं हैरत से आंखें फाड़े इनकी तरफ देखे जा रही थी। वो कहने लगे, 1 लाख रुपये देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे भी इनके लिए कुछ काम करना होगा। इनकी बात सुनकर मैं ठटक गई और लड़कों को मुझसे क्या काम हो सकता है, ये बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी थी। मैं फ़ौरन ही घबरा कर कहा कि मैं एक शरीफ घर से तल्लुक़ रखती हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वो हंस के कहने लगे कि हमने सिर्फ पेशकश की है, कबूल करना या ना करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आज के दौर में 1 लाख रुपया आपको कोई भी नहीं देगा, चाहे वो आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो उनकी ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज़्ज़त गिरवी रख कर लाख रुपया हासिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इन्हें साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और ऐसी थकी हारी जब लौट कर घर आई तो वालदा और बहनें मेरी मुंतज़र थी। वालदा ने बताया कि बाजी के ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और वो बाजी के साथ साथ छोटी को भी अपने छोटे बेटे के लिए लेना चाहते हैं। इसी तरह एक खर्चे में ही 2 शादियाँ हो जाएंगी। छोटी के रिश्ते का सुनकर जहाँ मुझे खुशी भी हुई थी, वहाँ 1 महीने का वक़्त सुनकर मेरी जान निकल गई थी। पैसों का कोई इंतज़ाम नहीं हो सका था और वालदा मुझ पर इतनी उम्मीदें बांधे बैठी थी। मैंने एक नज़र अपनी बाजी के चेहरे पर डाली, जहाँ बहुत अरसे बाद मुझे खुशी की चमक नज़र आ रही थी। मैं बाजी के ससुराल वालों से मिली। वो लोग बाकी बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर जहेज़ के कौन दुल्हन रुखसत करता है, वो भी इसी माशरे के अफराद थे। मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी। मैंने वालदा से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की कर दें, मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मेरी बात सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर वो लोग इस बात से बेखबर थे कि ये खुशी मेरी ज़ात की बर्बादी के बदले इन्हें हासिल होने वाली है। अगले दिन मैंने इन 4 लड़कों से हामी भर ली। कहने लगे, हम जानते हैं कि आप मान जाएंगी। इन चारों ने एक ही रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने वालदा को बताया कि साल के इख्तिताम की वजह से कंपनी में बहुत काम है, मुझे एक रात कंपनी में ही गुजारनी होगी। कंपनी में मेरा लोन मंजूर कर लिया है, इसलिए मैं इनकी बात मानने पर मजबूर हूँ। लोन पास होने की बात सुनकर वालदा इस कदर खुश हुई कि उन्होंने मुझे रात रुकने की इजाज़त दे दी और मैं छुट्टी लेने के बाद इन 4 लड़कों के साथ चली गई। इन 4 लड़कों ने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब 5वां लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर इसकी चीखें निकल गई। मैं अपनी ज़िंदगी की शायद आखिरी सांसें ले रही थी। इसने फ़ौरन ही मुझे अपने बाजू में उठाया और गाड़ी में डालकर छोटे से हॉस्पिटल में ले आया, जहाँ शायद इसका कोई जानने वाला डॉक्टर ही था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन मेरे ज़ख्म मेरी बर्बादी के थे। लेकिन इसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी। इसे मुझ पर रहम आ गया, वरना शायद मैं इसी बिस्तर पर दम तोड़ देती। मैंने वालदा को फ़ोन करके बताया कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई। इस लड़के ने हॉस्पिटल का सारा खर्चा खुद उठाया और इसके दोस्तों से लाख रुपया लेकर मुझे दे दिया। वो चारों बहुत अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे। वो चाहते तो बगैर मुझे बर्बाद किए मेरी मदद कर सकते थे। मेरे ठीक होने पर मुझे इस तरह छुट्टी मिल गई और रकम भी मेरे हाथ आ गई थी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। इस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफ़र कर दी और जब मुझे यकीन दिलाया कि मैं वहाँ इज़्ज़त से नौकरी करूँगी। आज मेरी दोनों बहनों की शादियाँ हो गई थी और मैं इस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही थी।
ایک بات میں اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ آج کے اس دور میں بھی بغیر غرض کے مدد کرنے والے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ نوکری کرنے والی لڑکیوں کو عزت کی نظر سے دیکھیں، کیونکہ وہ بہت ہی مجبوری کی حالت میں اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، چاہے پھر وہ تنگ لباس پہن کر کسی پیزا ہاؤس کے دروازے پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائیں۔